विद्युत धारा फिजिक्स का पार्ट 5, टॉप स्पीड एडवांस वाहन ज्ञान का पार्ट 75। किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच आवेश का जो प्रवाह होता है उसे ही विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। यह एक अदिश राशि है। 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होने का अर्थ है उस तार में प्रति सेकंड 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हुए इतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। प्रतिरोध रेसिस्टेंस किसी चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न व्यवधान को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसका एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ओम का नियम चालक से प्रवाहित धारा का प्रवाह उसके सिरों के बीच के विभवांतर का समानुपाती होता है। गणितीय रूप में इसे इस प्रकार लिखते हैं, I समानुपाती V या V/I बराबर एक स्थिरांक। इसी स्थिरांक से चालक तार के प्रतिरोध R को व्यक्त किया जाता है, जहाँ V/I बराबर R, अतः I V/IA बराबर 1 ओम। ओमीय प्रतिरोध जो चालक ओम के नियम का पालन करता है उसके प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं, जो जैसे कि मैग्नीज का तार। अनओमीय प्रतिरोध जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करता उसका प्रतिरोध अनओमीय प्रतिरोध कहलाता है, जैसे डायोड बल्ब का प्रतिरोध, ट्रायोड बल्ब का प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ के 1 मीटर भुजा वाले घन के आमने सामने के फलकों के बीच विद्युत प्रतिरोध को उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका एसआई मात्रक ओम मीटर या महो होता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि चालक की लंबाई j और उसके अनुप्रस्थ काट की लंबाई का क्षेत्रफल a है तो r समानुपाती होगा I/A या r बराबर ρI/A, जहाँ ρ को चालकता का विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोधों का संयोजन कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। समांतर प्रतिरोधों का समूहन 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 श्रेणी क्रम समूहन, दूसरा समांतर क्रम समूहन। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध समस्त प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोधों का व्युत्क्रमण उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर है। विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। अमीटर विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए अमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। वोल्टमीटर विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर को मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं। वोल्टमीटर को हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। विद्युत फ्यूज इलेक्ट्रिक फ्यूज विद्युत परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए जस्ता या तांबा, टीन व सीसा के बने मिश्र धातु का तार लगाया जाता है, जिसे फ्यूज कहते हैं। इसका समूहन हमेशा श्रेणी क्रम में होता है। इसका गलनांक कम होता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताने वाले यंत्र को गैल्वेनोमीटर कहते हैं। इसकी सहायता से 10⁻⁻6 एम्पियर तक के विद्युत धारा को मापा जा सकता है। शंट यह एक कम प्रतिरोध वाला अवतार है, जिसे गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में लगाकर अमीटर बनाया जाता है।
गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगाकर वोल्ट मीटर बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर यह एक ऐसा यंत्र है जो एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदल देता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह केवल एसी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एसी डायनेमो या जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को अधिक यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र विद्युत मोटर कहलाता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र। यह भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर ही आधारित होता है। प्राथमिक शक्ति स्टेशनों पर जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है वह प्रत्यावर्ती धारा एसी होती है तथा उसकी वोल्टता 22,000 वोल्ट या इससे भी अधिक हो सकती है। ग्रिड उप स्टेशन ट्रांसफार्मर की सहायता से इसकी वोल्टता बढ़ा देते हैं जो 1,32,000 वोल्ट तक हो सकती है ताकि विद्युत संचरण में विद्युत ऊर्जा का क्षय बहुत कम हो। स्थिर विद्युत पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित रहता है उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। स्थिर विद्युत में आवेश स्थिर रहता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो प्रकार के आवेशों को धनात्मक आवेश व ऋणात्मक आवेश नाम दिए हैं। समान प्रकार के अर्थात धन या ऋण आवेश परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकार के आवेश परस्पर आकर्षित करते हैं। वस्तुओं का आवेशन इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। यहाँ नीचे सारणी में कुछ वस्तुएं इस ढंग से सजाई गई है कि यदि किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से रगड़कर विद्युत उत्पन्न की जाए तो सारणी में जो ऊपर है उसमें धन आवेश तथा जो नीचे है उसमें ऋण आवेश उत्पन्न होता है। जैसे कांच को कागज के साथ रगड़ने पर कांच में धन आवेश एवं कागज में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे रोआ को फ्लानेल के साथ रगड़ने पर इसमें पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव उत्पन्न होगा, लेकिन इस फ्लानेल को चमड़ा के साथ रगड़ने पर इसमें पॉजिटिव चार्ज और इसमें नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा। इसी कारण मोम, कांच, कागज, रेशम, मानव शरीर, लकड़ी, धातु, रबड़, रेजिन, अंबर, गंधक, एबोनाइट और गाटा पर्चा ये एक दूसरे के साथ जो पहले लिखा हुआ है और जो बाद में लिखा हुआ है, पहले वाला ये दोनों को रगड़ने के बाद पहले वाला पॉजिटिव और पीछे वाला नेगेटिव में आती आवेश उत्पन्न करेगा। आवेश का पृष्ठ घनत्व चालक के इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को उस आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। चालक का पृष्ठ घनत्व चालक के आकार एवं चालक के समीप स्थित अन्य चालक या विद्युत रोधी पदार्थों पर निर्भर करता है। पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक चालक के नुकीले भाग पर होता है क्योंकि नुकीले भाग पर का क्षेत्रफल सबसे कम होता है। चालक कंडक्टर जिस पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है। चालक जिस पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उन्हें चालक कहते हैं, जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम आदि। चांदी सबसे अच्छा चालक है जबकि दूसरा स्थान तांबा का है। अचालक नॉन कंडक्टर जिस पदार्थों से होकर आवेश सरलता से प्रवाहित नहीं होता वे अचालक कहते हैं, जैसे लकड़ी, रबड़, कागज आदि। अर्धचालक सेमी कंडक्टर वैसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक के बीच होती है अर्धचालक कहते हैं या अर्धचालक कहलाते हैं। परम शून्य ताप पर अर्धचालक पदार्थ आदर्श चालक की भांति व्यवहार करता है। अर्धचालक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है तथा ताप घटाने पर घटती है।
अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धियां मिलाने पर वह चालक पदार्थ की भांति व्यवहार करता है। कार्बन, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम आदि अर्धचालक हैं। अतिचालक सुपरकंडक्टर। कुछ धातुओं का प्रतिरोध परम शून्य ताप के निकट पहुंचने पर लगभग शून्य हो जाता है, तब वह अतिचालक कहलाते हैं। कुछ सेरामिक पदार्थ 100 के ताप पर अतिचालक बन जाते हैं। कूलाम का नियम दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर का स्थान जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके विद्युत क्षेत्र कहलाते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश पर क्रियाशील बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। खोखले चालक के विद्युत क्षेत्र किसी भी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। यदि ऐसे चालक को आवेशित किया जाए तो संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर ही रहता है। अतः खोखला गोला एक विद्युत परीक्षक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड का कार्य करता है। यही कारण है कि यदि किसी कार पर त्वरित विद्युत गिर जाए तो कार के अंदर बैठे व्यक्ति पूर्णतः सुरक्षित रहता है। त्वरित से प्राप्त विद्युत आवेश कार की बाहरी सतह पर ही रहता है। विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी विद्युत तक लाने में किए गए कार्य को एवं आवेश का मान के अनुपात को उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है। विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है। विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस एक कूलाम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। यह भी एक अदिश राशि है। विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटी किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा उसके कारण चालक के विभव में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को कहते हैं। विद्युत आवेश का SI मात्रक फेराड होता है। विद्युत सेल इलेक्ट्रिक सेल विद्युत सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राथमिक सेल, दूसरा द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। एक बार प्रयोग कर लेने के बाद यह बेकार हो जाता है। वोल्टीय सेल या लांसे सेल या डेनियल सेल एवं सूक्ष्म सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण है। वोल्टीय सेल, लांसे सेल, डेनियल सेल, सूक्ष्म सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण है। द्वितीयक सेल में पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आवेशन कर इसे बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। वोल्टीय सेल का आविष्कार 1799 ईस्वी में प्रोफेसर एलिजांड्रो वोल्टा ने किया था। इसमें जस्ते की छड़ कैथोड के रूप में एवं तांबे की छड़ एनोड के रूप में प्रयोग की जाती है। इन छड़ों को कांच के बर्तन में रखे सल्फ्यूरिक अम्ल में रखा जाता है। लांसे सेल में एनोड के रूप में कार्बन की छड़ एवं कैथोड के रूप में जस्ते की छड़ का प्रयोग किया जाता है। इन छड़ों को कांच के बर्तन में रखे अमोनियम क्लोराइड में रखा जाता है। लांसे सेल में एनोड के रूप में प्रयुक्त कार्बन की छड़ मैग्नीज डाइऑक्साइड व कार्बन के मिश्रण के बीच रखी जाती है। लांसे सेल का विद्युत वाहक बल यानी विभव लगभग 1.5 वोल्ट होती है। लांसे सेल का प्रयोग वहां किया जाता है जहां रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, जैसे विद्युत घंटी, टेलीफोन आदि। सूक्ष्म सेल में जस्ते के बर्तन में मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम
क्लोराइड एवं कार्बन का मिश्रण भरा रहता है। इस मिश्रण के बीच में कार्बन की छड़ रखी जाती है। इसमें कार्बन की छड़ एनोड के रूप में एवं जस्ते के बर्तन कैथोड के रूप में कार्य करती है। इस सेल का विभव 1.5 वोल्ट होता है। चुंबकत्व प्राकृतिक चुंबक लोह का ऑक्साइड Fe3O4 है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। यह लोहा, इस्पात, कोबाल्ट आदि से बनाया जा सकता है। यह विभिन्न आकृति की होती है, जैसे हार्ड चुंबक, घोड़ा नाल चुंबक, चुंबकीय सुई आदि। चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस गुण को चुंबक कहते हैं। चुंबक के सिरे के समीप चुंबक सबसे अधिक होता है। वे क्षेत्र चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबक नहीं होता है। चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसका एक ध्रुव सदैव उत्तर की ओर और दूसरा ध्रुव सदैव दक्षिण की ओर ठहरता है। उत्तर की ओर ठहरने वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण की ओर ठहरने वाले ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल कहते हैं। चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। समान ध्रुव में प्रतिकर्षण एवं असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर देता है। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शन करती है। चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। नंबर 1, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है। दूसरा, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तीसरा नंबर, चुंबकीय क्षेत्र जहां प्रबल होता है वहां बल रेखाएं पास पास होती है। चौथा नंबर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं बराबर बराबर दूरियां पर होती है। चुंबकीय पदार्थ, मैग्नेटिक सब्सटेंस। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकीय हो जाते हैं। जस्ता, बिस्मत, तांबा, चांदी, सोना आदि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में मामूली रूप से चुंबकीय हो जाता है, जैसे प्लेटिनम, क्रोमियम, एल्यूमीनियम, सोडियम इत्यादि इनका उदाहरण है। लोह चुंबकीय पदार्थ वे हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकीय हो जाते हैं। लोहा, निकेल, कोबाल्ट इनके उदाहरण हैं। डोमेन लोह चुंबकीय पदार्थ में प्रत्येक परमाणु एक चुंबक होता है और उनके असंख्य परमाणुओं के समूह होते हैं जिन्हें डोमेन कहते हैं। एक डोमेन में 10⁻18 से 10⁻21 तक परमाणु होते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ का तीव्र चुंबक इन डोमेनों के कारण ही होते हैं। क्यूरी ताप वह ताप है जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय जिसके नीचे पदार्थ लोह चुंबकीय होता है। लोहा एवं निकेल के लिए क्यूरी ताप का मान क्रमशः 770 डिग्री सेल्सियस तथा 358 डिग्री सेल्सियस होता है। लोहा का क्यूरी ताप 770 डिग्री सेल्सियस और निकेल का क्यूरी ताप 358 डिग्री सेल्सियस होता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है।
भूचुंबकत्व किसी स्थान पर पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र को 3 तत्वों द्वारा व्यक्त किया जाता है। नंबर 1 दिक्पात कोण, दूसरा नमन कोण, तीसरा चुंबकीय क्षैतिज घटक। दिक्पात कोण किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। दूसरा नमन कोण किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। विषुवत रेखा पर जहाँ नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है वहीं पृथ्वी के ध्रुव पर 90 डिग्री होता है। चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होते हैं, परंतु इसका मान लगभग 0.4 गॉस से 0.4 × 10⁻⁴ टेस्ला होता है। नाभिकीय संलयन एवं विखंडन। नाभिकीय संलयन एवं विखंडन जिस अभिक्रिया में परमाणु का नाभिक भाग लेता है उसे नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नाभिकीय संलयन, दूसरा नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी अस्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं। नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फिजन अभिक्रिया कहलाता है। इसे ऊष्मा नाभिकीय अभिक्रिया भी कहा जाता है। यह अभिक्रिया उच्च ताप और दाब पर संचारित होती है। इस अभिक्रिया में उच्च वेग वाले प्रोटॉन आपस में मिलकर संलयित होते हैं। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा का स्रोत यही अभिक्रिया है। हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर ही आधारित होता है। दूसरा नाभिकीय विखंडन वैसी अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा एवं भारी नाभिकीय विखंडित होकर कई छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहलाता है। 1939 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक ऑटो हान एवं स्ट्रासमैन ने इस अभिक्रिया के बारे में बताया था। यह अभिक्रिया नाभिक पर मंद वेग वाले न्यूट्रॉनों के प्रहार से संपन्न होती है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर ही आधारित है। परमाणु बम का निर्माण के लिए यूरेनियम 92 U-235 एवं प्लूटोनियम 94 Pu-239 का उपयोग किया जाता है। परमाणु बम का प्रयोग सर्वप्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 6 अगस्त 1945 एवं 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहरों पर इसका प्रयोग या प्रहार किया गया। श्रृंखला अभिक्रिया चेन रिएक्शन जब किसी नाभिक पर मंद वाले वेग न्यूट्रॉन का प्रहार किया जाता है तो नाभिक का विखंडन होता है तथा बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। साथ ही 3 नए न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं जो लगातार नाभिक को विखंडित करते रहते हैं। इसी अभिक्रिया को श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि पूरा नाभिक समाप्त नहीं हो जाता। नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया या क्रांतिक अभिक्रिया नाभिकीय विखंडन द्वारा उत्पन्न अवांछित न्यूट्रॉनों को रोककर श्रृंखला अभिक्रिया को रोकने वाली अभिक्रिया नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया कहलाती है। परमाणु रिएक्टर नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया का उपयोग कर नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए 2 दिसंबर 1942 ईस्वी को अमेरिका में कार्यरत इटली के वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण किया था। अवांछित न्यूट्रॉनों को रोकने के लिए रिएक्टर में मंदक के रूप में बोरॉन, कैडमियम, ग्रेफाइट या भारी जल का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग होने पर रिएक्टर परमाणु फाइल एवं भारी जल D2O का उपयोग होने पर रिएक्टर स्विमिंग पूल रिएक्टर कहलाता है। ईंधन के रूप में रिएक्टर में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया जाता है। रेडियो एक्टिविटी प्रकृति में
पाए जाने वाले वे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं तथा यह घटना रेडियो सक्रियता कहलाती है। रेडियो सक्रियता की खोज फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी बेकरेल, पी क्यूरी एवं एन क्यूरी ने किया था। इसके लिए उन्हें सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार मिला था। 1902 ईस्वी में रदरफोर्ड ने प्रयोग द्वारा पाया कि रेडियो सक्रिय तत्व से उत्सर्जित किरणें 3 भागों में बट जाती है, जिसे उन्होंने अल्फा, बीटा एवं गामा नाम दिया था। सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व इन किरणों के उत्सर्जन के बाद अंतः सीमा में बदल जाते हैं। इन तत्वों में एक अल्फा किरणों के उत्सर्जन से परमाणु भार में 4 तथा परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है। इन तत्वों से एक अल्फा किरणों के उत्सर्जन से परमाणु भार में 4 तथा परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है। अल्फा, बीटा एवं गामा किरणों के गुण अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें। प्राकृतिक अल्फा किरणें की 2 इकाई धन आवेश, बीटा किरणें में इकाई ऋण आवेश और गामा किरणें उदासीन होते हैं। द्रव्यमान अल्फा किरणें के 4, बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन के समान और गामा किरणें 0 होते हैं। वेग अल्फा किरणें के प्रकाश के वेग का 10वां भाग, बीटा किरणें प्रकाश के वेग का 9/10वां भाग और वेग का गामा किरणें में प्रकाश के वेग के बराबर होता है, यानी गामा किरणें का वेग सबसे अधिक होता है। उसके बाद बीटा किरणें, उसके बाद अल्फा किरणें। भेदन क्षमता अल्फा किरणें के 1 होता है, बीटा किरणें के 100 होता है और गामा किरणें को 10,000 होता है। आयनन शक्ति अल्फा किरणें की 10,000, बीटा किरणें की 100 और गामा किरणें की 1। फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव अल्फा किरणें की अत्यधिक होता है, बीटा किरणें की अल्फा किरणें से कम और गामा किरणें में बीटा किरणें से कम होता है। प्रदीप्त ये अल्फा किरणें में ये किरणें जिंक सल्फाइड और बेरियम प्लेटिनो साइनाइड जैसे लवणों में प्रदीप्त उत्पन्न करती है। प्रदीप्त का बीटा किरणें इनकी प्रदीप्त उत्पन्न करने की क्षमता अल्फा किरणें से कम होती है और गामा किरणें की प्रदीप्त उत्पन्न करने की क्षमता बीटा किरणें से कम होती है। इस प्रकार एक बीटा किरणों के उत्सर्जन में परमाणु संख्या में एक ही वृद्धि होती है, परंतु परमाणु भार में कोई कमी नहीं होती। अल्फा और बीटा के कारण परमाणु संख्या एवं परमाणु भार पर पड़ने वाले प्रभाव को वर्ग विस्थापन नियम या सोडी-फॉजन नियम कहा जाता है। रेडियो सक्रियता की माप जीएम काउंटर से की जाती है। रेडियो सक्रियता की माप जीएम काउंटर से की जाती है। अब कोल्ड चैम्बर, इसका उपयोग रेडियो सक्रिय कणों की उपस्थिति का पता लगाने, उनकी ऊर्जा मापने आदि के लिए किया जाता है। इसका आविष्कार CRT विल्सन ने किया था। अर्ध आयु काल हाफ लाइफ पीरियड, जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणुओं की संख्या आधी हो जाती है उसके समय को अर्ध आयु काल कहते हैं। जैसे 92U-238 का अर्ध आयु काल 4 × 5 1 × 10⁹ वर्ष है। 6C12 का अर्ध आयु काल 5800 वर्ष होता है। जब रेडियो सक्रिय समस्थानिक C614 का उपयोग कार्बन युक्त वस्तुओं की उम्र ज्ञात करने में किया जाता है, तब इस विधि को कार्बन डेटिंग पद्धति कहते हैं। इससे मृत पेड़ पौधों और जानवरों की आयु ज्ञात की जाती है। अल्फा किरण की आयनन क्षमता और गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। अल्फा किरण की आयनन क्षमता और गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। ब्रह्मांड, यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिजिक्स का पार्ट 5 समाप्त हुआ।